मुझे लगता है हर इंसान में एक जोखिम लेने की, रिस्क लेने की ताकत होनी चाहिए। मैंने भी सालों तक, क्योंकि मुझे मालूम था जिस तरीके का सिनेरियो चल रहा है, जिस तरीके की कहानियाँ टेलीविज़न पे आ रही हैं, ऐसे में बालिका वधू जैसी कहानी, जिसके लिए लोग ये बोलते हैं डी डिश, दूरदर्शन टाइप का है, एक ये टर्म यूज़ करते हैं हम लोग। दूरदर्शन ने मेरे हिसाब से बेस्ट काम किया है टेलीविज़न पे, सबसे पुराना है। कंटेंट वाइज दूरदर्शन से अच्छा काम कहीं नहीं हुआ है, फिर भी लोग बोलते हैं डी डिश है। ठीक है। तो तब ये लगा था कि इस समय ये कहानी कोई चाहेगा नहीं, कोई सैटेलाइट चैनल इस कहानी को छूना नहीं चाहेगा, दिखाना नहीं चाहेगा। क्यों? क्योंकि सैटेलाइट चैनल का पेनिट्रेशन सिटीज़ में था उस समय, खाली शहरों में आपको सैटेलाइट चैनल मिलता था। सेंटर्स गांवों में छोटी जगह पे देर से पहुंचा है सैटेलाइट चैनल, तो इसलिए उनकी भी अप्रोच गलत नहीं थी। मैं खुद चैनल में 5 साल काम किया है ज़ी-टीवी में, तो मुझे मालूम है चैनल की अप्रोच क्या होती है। आपकी जो टारगेट ऑडियंस है, आज अगर एक आदमी अगर ये पेन बनाता है तो ये पेन बनाने वाला, उनके एक टारगेट बायर्स होते हैं कि इसको कौन ख़रीदेगा। तो आपको टारगेट ऑडियंस का तो ख्याल रखना ही पड़ता है, वो चाहे फिल्म हो, चाहे फिल्म में बहुत बड़ी आपको सुविधा मिलती है, जो फिल्म इंसान अपने लिए बना सकता है ज़्यादा, पर टेलीविज़न अपने लिए नहीं कर सकता है। ये एक मेजर फ़र्क है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। तो टारगेट ऑडियंस दिमाग में होती है, इसलिए वो उसी तरीके का प्रोग्राम बनाते हैं, उसी तरीके का प्रोडक्ट बनाते हैं। हर सीरियल एक प्रोडक्ट है। चैनल के लिए ये देखना है उसको कि ये सीरियल में जिनको दिखा रहा हूँ, क्या वो ये देखना पसंद करेंगे? जब शहर के लोग थे तो उनको गांव की धोती पहनने वाले कैरेक्टर्स नहीं चाहिए थे ना। सवाल ये उठता है कि क्या ये सोचना सही है? नहीं है। इसको गलत प्रूव किया है बालिका वधू ने। बालिका वधू एक अकेला सीरियल है जिसकी रिसर्च ये बताती है कि राजस्थान के गांवों से लेके बम्बई की झोंपड़पट्टी से लेके कफ परेड की बड़ी बिल्डिंग्स तक लोग बालिका वधू देखते हैं। तो उसने उस गैप को ख़त्म कर दिया। तो ये एक गलत सोच है, गलत सोचना है कि ऐसी कहानी यही लोग देखेंगे। नहीं, अगर कहानी अच्छी है, अगर कहानी आपके मन को छूती है तो हर इंसान देखेगा। कहानी कहने का तरीका आना चाहिए, आप कहानी कैसे कह रहे हो वो आना ज़रूरी है। टेलीविज़न पे ख़ास तौर पे टेलीविज़न की डायनेमिक्स अलग है, टेलीविज़न की इकोनॉमिक्स अलग है, और इसलिए एक बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि फिल्म में हम ये कर सकते हैं कि जी मुझे गौतम घोष को पार बनानी थी, उन्हें पार बनानी थी। श्याम बेनेगल को जो फिल्म बनानी है वो उनको बनानी है। डेविड धवन को जो फिल्म बनानी है वो उनको बनानी है। सिंपल सी बात है। वो ऐसी फिल्म में बिलीव करते हैं इसलिए वो ऐसी बनाएंगे। जो एलिमेंट्स और जो अप्रोच डेविड धवन साहब यूज़ करते हैं वो श्याम बेनेगल यूज़ नहीं करेंगे। पर टेलीविज़न में ये लिबर्टी कम हो जाती है क्योंकि आप डायरेक्टली उसको दर्शकों तक नहीं ले जा रहे हो, आप बहुत टूल्स का यूज़ कर रहे हो। आप पहले एक प्रोड्यूसर के पास जा रहे हो, वो प्रोड्यूसर चैनल के लिए बना रहा है और चैनल से दर्शकों तक पहुंच रहा है। तो इसलिए ये जो पूरी एक सीक्वेंस है उसको दिमाग में रखना ज़रूरी होता है। संजय मेरे दोस्त हैं, इसीलिए मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। वो दोस्त पहले हैं, प्रोड्यूसर बाद में हैं। और जब हम फिर से एक टेलीफिल्म बनाई थी, उसके बाद हम एक पायलट बना रहे थे, फिर हमने 7 फेरे बनाया। उस पूरे दौरान जब मैंने एक बार ये कहानी सुनाई तो संजय का
लुक वार्म रिस्पॉन्स था, और वही रिस्पॉन्स था जो मैंने अभी आपको बताया डी डिश। डीडी के लिए अगर अपन कुछ करें तो ये कहानी कर सकते हैं। मैं चूंकि जी टीवी में काम करता था तो उसकी जो हेड बनी, प्रोग्रामिंग हेड अश्विनी यारदी, वो मेरी कलीग थी। तो उसके बाद जब सात फेरे बनाया और जी टीवी का कमबैक हुआ सात फेरे से, बालिका वधू को बहुत बड़ी सफलता मिली है, इसमें कोई शक नहीं। पर मेरे हिसाब से सात फेरे की सफलता बालिका वधू की सफलता से ज़्यादा मुश्किल थी। सात फेरे वो पहला सीरियल था जिसने एक सेंध बनाई थी, एक रास्ता बनाया था रियलिस्टिक जोन में काम करने का, वरना नहीं था उस समय तक। और सात फेरे अकेला वो सीरियल है जिसको ये क्रेडिट है कि उसने एक डूबे हुए चैनल को फिर से उठाया। सात फेरे जी का कमबैक था। उस वजह से अश्विनी के साथ जो मेरा रिश्ता था या जो दो मित्रता थी, दोस्ती थी, उसकी वजह से जब उन्होंने जी टीवी छोड़ा तो उन्होंने मुझे कहा कि पूर्णेंदु जी उसके लिए भी कुछ करना है, जो भी मैं नया चैनल, उस समय कलर्स नाम नहीं था। तो मैंने ये कहानी संजय वाधवा को नहीं, अश्विनी को सुनाई थी, और कहानी भी नहीं सुनाई थी। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि जब उसने कहा कि नए चैनल के लिए कुछ करना है, तो मैंने कहा अचानक वो कहीं बैक ऑफ द माइंड कभी कभी कोई चीज़ एकदम से सामने आ जाती है। मैंने कहा चाइल्ड मैरिज पे कुछ करोगी? तो उसने पॉज लिया, चाइल्ड मैरिज? मैंने कहा आज भी लाखों चाइल्ड मैरिजेस हर साल होती हैं देश में। हाँ करते हैं, उस नए चैनल के लिए करते हैं, दैट्स इट। मुझे कोई पापड़ नहीं बेलने पड़े, मुझे कोई जूतियां नहीं घिसनी पड़ी बालिका वधू को एयर पे लाने के लिए। सच्चाई ये है कि उसने सुना और शायद वो कलर्स का पहला अप्रूव्ड कॉन्सेप्ट था। इसलिए जब सर्वाइवल के जो मौके आपको टेलीविज़न देता है, फिल्म में समय लगता है, तो इसलिए किसी न किसी मोड़ पे आप सब लोग टेलीविज़न ज़रूर करेंगे। इसलिए टेलीविज़न को जानना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस टेलीविज़न पे आ रहे हैं, संजय लीला भंसाली भी सीरियल बना रहे हैं, एयर पे उनका सीरियल। तो टेलीविज़न में चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल इसलिए होती हैं क्योंकि आप, ऐसा नहीं होता कि आपने अपने मन से लिखा और वही चीज़ एयर पे आ गई। बीच में बहुत सारी सीढ़ियों से गुजरना पड़ता है। फॉर्चुनेटली मुझे बहुत सपोर्ट मिला चैनल का। ऐसा सपोर्ट सबको नहीं मिलता, और उसकी वजह सिर्फ एक थी, मेरा अपना कन्विक्शन। हम जो भी काम करते हैं उसमें अपना कन्विक्शन होना ज़रूरी है। दैट इज़ द की थिंग। आप कुछ भी बनाएंगे, कुछ भी लिखेंगे, इवन अगर एक्टर भी है तो उसका कन्विक्शन ज़रूरी है। अगर कन्विक्शन नहीं है तो परफॉर्मेंस, हर तरीके की परफॉर्मेंस ख़राब होगी। आप जो बना रहे हो उसमें आपका बिलीव करना ज़रूरी है, और प्रिसाइसली दैट इज़ द रीज़न आई डोंट राइट एनीथिंग विच आई डोंट बिलीव इन। जिसमें मैं बिलीव नहीं करता वो मैं लिखता नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर आप कुछ लिख रहे हो, अगर आपके पास कुछ कहने के लिए है तो लिखो, नहीं है कुछ कहने के लिए तो मत लिखो, फिर सिर्फ देखो और सुनो। ये बिल्कुल सही है कि एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, पर अगर एंटरटेनमेंट के थ्रू कोई चीज़ प्लेटफॉर्म बनती है तो एक हमारी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें वहाँ फुलफ़िल करनी चाहिए, उसे कंप्लीट करना चाहिए।